जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। ये संविधान की मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम लोग अनुच्छेदों को समझ रहे हैं और उन्हें याद करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं, हम लगभग सभी अनुच्छेदों को यहाँ याद करेंगे। देखिए, अब क्या होता है, एक तो होता है साधारण सभी अनुच्छेद, दूसरा होता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम सब कुछ याद रखेंगे तो हमें केवल याद महत्वपूर्ण चीज ही रह जाएगी। आपने यदि आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आपको सब कुछ याद नहीं रहता है। आपको B.R. अम्बेडकर याद होंगे लेकिन KT साहा याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को पकड़ता है जो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें पढ़ना सब कुछ चाहिए, हमें खुद ब खुद महत्वपूर्ण याद रह जाता है, बाकी हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति ये अनुच्छेद पढ़ाने से पहले मैं आपको अपने देश में हुए पहले आम चुनाव की ओर ले जाता हूँ। आम चुनाव का मतलब लोकसभा के लिए जो चुनाव होते हैं, जिससे प्रधानमंत्री बनता है। तो हमारे देश में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो कब से कब तक हुए थे। मैंने जब आपको वो वाला टॉपिक पढ़ाया था, राज्यों का पुनर्गठन, उसमें बताया था कि पहले आम चुनाव के टाइम पे जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी वोट मांगने के लिए मद्रास में गए थे, तो उन पे क्या है, जो तेलुगु भाषी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन पर पथरावबाजी भी हुआ था। ठीक है, तो तेलुगु भाषी का जो आंदोलन बहुत एकदम प्रबल था, उस पर भी नेहरू जी ने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करेंगे। फिर पोटुल्लू रामुल्ली जी ने वो आमरण अनशन किया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर भारी पैमाने पर मतलब एक तरीके से दंगे हुए, जनधन का हानि हुआ, तो नेहरू जी को मजबूर हो गए राज्यों के आधार पर पुनर्गठन करना पड़ा। ठीक, वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आम चुनाव हम लोगों के कब हुए थे हमारे देश में? पहले आम चुनाव हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी तक, 21 फरवरी 1952 तक। इतना आ गया समझ में? और कितनी सीटों पर हुए थे पहले आम चुनाव? पहले आम चुनाव जो हुए थे वो 499 सीटें उस समय थी हमारे यहाँ। कितनी थी? 499। अब सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 499 उस समय थी, जिसमें 489 सीटों पर पहले आम चुनाव हुए थे। ठीक है, दूसरा कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां इस चुनाव में हार गई थी। एक तो B.R. अम्बेडकर साहब इस चुनाव में हार गए थे। उसका कारण था कि एक कांग्रेस से इन्हें इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने का कारण पंडित नेहरू से इनका मतभेद था। ठीक है, दूसरा एक J.B. कृपलानी एक खुद पहले आम चुनाव में हार गए थे, और ये इनकी एक अलग से पार्टी थी, ये कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े थे। J.B. कृपलानी की जो पार्टी थी वो थी KMPP। हालांकि इसने पहले आम चुनाव में 9 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी? 9 सीटें। और कांग्रेस ने कितनी जीती थी? आपके दिमाग में आ रहा होगा, बताइए। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 489 में से 364 मिली थी। ये आज की 364 के बराबर नहीं है। आज की जो 364 होती हैं वो 545 में से होती हैं, 543 में से होती हैं। लेकिन जो पंडित नेहरू को जो 364 सीटें मिली थी वो 489 में मिली थी। ठीक है, अब आपको यहीं एक रिवाइज कर लेना चाहिए कि जब संविधान सभा गठित हुई थी तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी। ये है एक पढ़ने का तरीका है। हालांकि मैं पहले आम चुनाव की बात क्यों कर रहा हूँ अभी समझाता हूँ आपको। जब पहले आम चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। तो बताइए, पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई, और इसकी पहला सत्र कब हुआ? 13 मई 1952 को। ठीक है, लिख देता हूं नीचे में, 17 अप्रैल को तो लोकसभा का गठन हुआ, और पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। अब हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद यहां से पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि अब लोकसभा का गठन हो गया, राज्यसभा का गठन हो चुका है। अब देखिए, लोकसभा का गठन हो गया, राज्यसभा का गठन हो गया, तो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं। तो हमारा पहले राष्ट्रपति का पहला चुनाव 1952 में ही हुआ है। और 1952 में कब से कब चुनाव हुआ है? 2 मई को वोटिंग हुई थी। वोटिंग कब हुई थी? 2 मई को। 2 मई को वोटिंग हुई थी। रुकिए, 2 मई को वोटिंग हुई थी और 6 मई को इसका क्या हुआ था? इसके नतीजे आ गए थे। इसके नतीजे आ गए थे, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति कौन बने थे? पहले राष्ट्रपति बने थे पंडित राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी को तो सभी जानते होंगे, ठीक है। 1952 में राष्ट्रपति बने। अब आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी तो राष्ट्रपति 1952 में नहीं, 1950 में ही बन गए थे, 24 जनवरी। बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, 1950 में ही बन गए थे। लेकिन 1952 का जो पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए, आम चुनाव हुए हमारे देशों में, उसके बाद में ये क्लियर था कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। तो 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने। हालांकि इनके विरोध में 4 लोग खड़े हुए थे, और जिसमें एक केटी शाह भी हैं। कौन? केटी शाह भी। केटी शाह का रोल है हमारे संविधान सभा में, बहुत रोल आता है। कई देखना कि केटी शाह का ये मत था, केटी शाह का वो मत था, ठीक है। तो केटी शाह का पूरा नाम क्या था? कुशल तलाची शाह। कुशल तलाची शाह। संभवतः ये गुजराती वकील थे। और ये बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट उसमें 1914 से वकालत कर रहे थे, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत करते थे। और ये कौन थे? ये गुजराती वकील थे। और इन्हें राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे नंबर पे इन्हें ही सबसे ज़्यादा वोट मिला था, और 15% के आसपास वोट इन्हें मिला था, ठीक है। और जो केटी शाह का हम लोग BR अम्बेडकर के साथ तुलना कैसे कर रहे थे, उसका कारण था, केटी शाह संविधान सभा में एक सेकुलर शब्द को जुड़वाना चाहते थे। कौन सा शब्द? सेकुलर शब्द। और लेकिन हालांकि वो नहीं जुड़ पाया था संविधान सभा में कि हमारा देश सेकुलर है। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से इस सेकुलर शब्द को जोड़ा। अर्थात हमारे संविधान सभा में जो शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष, जिसे कुछ लोग धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, तो वो केटी शाह जुड़वाना चाहते थे, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर केटी शाह ने राजेंद्र प्रसाद के साथ मुकाबले पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, पर वो हार गए, राजेंद्र प्रसाद जी जीत गए। ये राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को याद रखने की भूमिका थी। अब हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल पर। तो राजेंद्र प्रसाद जी कब राष्ट्रपति बने? ये राष्ट्रपति बने 1952 में, ठीक है। 1952 में ये राष्ट्रपति बने। फिर आते हैं 1953 में। 1953 में इनने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया, अर्थात इनने कुछ कार्य किया। 1954 और 1955 में इनने विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर इनकी यात्रा की। यहाँ पंडित नेहरू से इनका थोड़ा बहुत मतभेद था। नेहरू जी कहते थे कि भारत जो है सेकुलर है, तो एक राष्ट्रपति को मंदिरों की यात्रा करना शोभा नहीं देता है, ठीक है। इनने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कब किया था? 1953 में। फिर आते हैं 1956 में। 1956 में अब क्या है, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब क्या है, इनका कार्यकाल क्या हो गया? पूरा हो गया राजेंद्र प्रसाद जी का। 5 साल हो गया ना, गिन लीजिए आप। मई में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, तो 1952 1, 1952 1,
1953 2, 1954 3, 1955 4, 1956 5, 5 साल पूरा हो गया। ठीक है, 1956 में कार्यकाल पूरा हो गया। तो नेहरू जी से इनका ये मतभेद था कि नेहरू जी कहते थे कि सेकुलर हैं हम लोग आपको शोभा नहीं देता है कि आप सोमनाथ मंदिर का यात्रा कर रहे हैं, कुछ ऐसा। तो फिर क्या हुआ, 1957 में क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुए और दूसरी बार भी राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी के मतभेद के चलते, नेहरू जी से उनके मतभेद के चलते दूसरी बार उनका पुनर्निर्वाचन हुआ। और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका पुनर्निर्वाचन हुआ है। पुनर्निर्वाचन, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका पुनर्निर्वाचन हुआ, राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। अपनी योग्यता राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कर दी थी, सिद्ध कर दी थी योग्यता। क्योंकि वो नेहरू जी से भले ही उनका मतभेद हो, फिर भी वो चुनाव जीत सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया था। ठीक है, अब इतना आप समझे। देखिए 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी जीते। 1953 में राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया। 1954 और 55 में सोमनाथ मंदिर की यात्रा की, और यात्रा करने का रीजन मैं बता देता हूँ क्या था। वो धन्यवाद देना चाहते थे भगवान को कि भगवान ने उन्हें चुनाव जिता दिया है। वो चुनाव जीतने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। जैसे आप दरोगा बन जाएंगे या आप जो नौकरी का तैयारी कर रहे हैं वो जीत जाएंगे, तो उसके बाद आप भी तो भगवान का धन्यवाद देंगे ना। वैसे 1954-55 में इनने चुनाव से संबंधित धन्यवाद दिया था भगवान को। 1956 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया क्योंकि 5 साल हो गया। तो 1957 में फिर से इलेक्शन हुआ, ये फिर से इलेक्शन में जीत गए, अर्थात इनका पुनर्निर्वाचन हुआ। इसका मतलब इनने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी कि हमारा नेहरू से मतभेद है, फिर भी हम योग्यता अपनी सिद्ध कर रहे हैं। 1959 में इनके ऊपर कुछ शर्तें लादने की कोशिश की गई, शर्तें लादने की कोशिश की गई इनके ऊपर। ठीक है, 1960 में इनने फिर शपथ ली। शपथ की बात आती है, देखिए नेहरू जी से इनके मतभेद हैं, तो समझ लीजिए जब आपका उस पार्टी से मतभेद होगा तो आप पे क्या होगा, महाभियोग का भी चांस हो जाता है। तो महाभियोग का भी खतरा था 1961 में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये शपथ का और महाभियोग का ये राजेंद्र प्रसाद जी से क्या लॉजिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ मैं इतने डिटेल से आपको बता रहा हूँ तो बिना लॉजिक के तो नहीं ही बता रहा हूँ, इतना तो आप भी जान रहे हैं। तो 1960 में जो शपथ की जो बात है ना, ये शपथ की बात है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इनने सुप्रीम कोर्ट को 143 के तहत, जो मैंने कल अनुच्छेद 143 बताया था, उस अनुच्छेद 143 के तहत एक मामला भेजा था। और वो मामला क्या था, 143 के वन के तहत भेजा था, अपना आपको पता होना चाहिए। 143 के वन के तहत मामला भेजा था। और क्या था वो मामला, वो मामला ये था कि बेरूबारी जो था 1958 में जब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी कि वो राष्ट्रपति की योग्य हैं, वो खुद भी नेहरू से विवाद के बाद चुनाव जीत सकते हैं, तो 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ था। कौन सा समझौता, नेहरू नून समझौता। नून कौन थे, नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होंगे या राष्ट्रपति, ये क्लियर कर लेना आप, ठीक है। अर्थात वो पाकिस्तान के थे और पंडित नेहरू हमारे भारत के थे। तो वो नेहरू और नून के बीच एक समझौता हुआ था कि जो बेरूबारी एक क्षेत्र था, बेरूबारी जो हमारे यहाँ रेड क्लिफ ने जो रेड क्लिफ लाइन खींची थी, उनने क्या है बेरूबारी भारत को दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान उस पर दावा ठोकता था। तो नेहरू जी ने उस दावे को सही मानते हुए नेहरू नून समझौते के तहत जो बेरूबारी यूनियन था, बेरूबारी जो संघ था, वो पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय ले लिया। जब पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय ले लिया तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप पाकिस्तान को सौंप तो दोगे, लेकिन सौंपने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना होगी, क्योंकि हमारे देश के संविधान में ये लिखा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत पाकिस्तान का, चीन का, नेपाल का, भूटान या दुनिया जहान का कोई भी राज्य अपने भारत में शामिल कर सकते हैं।
ये तो अनुच्छेद 2 में लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 2 में ये नहीं लिखा है कि हम भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे देंगे। नहीं तो काल के काल कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना वो पूरा भारत ही अमेरिका के नाम पे कराएगा। तो इसके लिए फिर क्या है, संविधान संशोधन की ज़रूरत हुई। जब संविधान संशोधन की ज़रूरत हुई तो उसके लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1960 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा और पूछा क्या ये साधारण विधेयक से ही बेरुबारी बात दे देंगे या फिर संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में क्या लिखा है, अनुच्छेद 2 में लिखा है, बात लेने की लिखी है, देने की बात नहीं लिखी है। और नेहरू जी तो देते हैं, तो देने के लिए आपको सभी लोगों को संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए फिर तो मान लो राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात भेजी थी, तो इससे नेहरू जी को बहुत बुरा लगा। तो 1961 में क्या महाभियोग जैसी स्थिति बनी। अगर उनका बस चलता तो वो राजेंद्र प्रसाद जी को महाभियोग से हटा देते, पर मजबूरी ये थी कि राजेंद्र प्रसाद को खुद संविधान का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष को हटाना कोई मजाक नहीं था उस समय पर। ठीक है, तो 1961 में महाभियोग की बात की गई है। 1961 में महाभियोग आ गए और अब आते हैं 1962। 1962 में रिक्ति या चुनाव की बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं 1961 के बाद 1962 में आ जाते हैं। 1962 में आ जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। अच्छा, 1962 में क्या हुआ? तो 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी बहुत बूढ़े हो गए थे, क्योंकि इनका उम्र लगभग कितना हो गया था, इनका उम्र हो गया था 62 से 78, 80 साल के आसपास इनका उम्र हो चुका था, 78-80 साल के आसपास उम्र का था। तो 1978 में क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, राजेंद्र प्रसाद जी वृद्ध हो गए थे। क्या हो गए थे? वृद्ध हो गए थे। तो फिर 1962 में किसकी बात होती है? रिक्ति की बात होती है, रिक्ति की, क्योंकि अब वृद्ध हो गए तो इनकी रिक्ति भी होगी। और इनकी फरवरी 1963 में मृत्यु भी हो गई थी। तो 1963 में जब मृत्यु हो गई तो उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो क्या हुए थे 1963 में, क्या हो गए थे? राष्ट्रपति हो गए थे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो गए थे 1963 में। अब आप कहोगे सर कुछ ऐसे बता रहे हैं, क्या करा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब आप गौर से देखिए, मैंने जो भी बताया है वो भारत के संविधान के सारे अनुच्छेद हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के समय में क्या क्या हुआ था उसी से बिल्कुल मेच खाते हैं। ये हर कोई नहीं सोच सकता है, इसके लिए काफ़ी गहरी सोच की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और आलोचना करने वाले हालांकि इसका भी आलोचना कर सकते हैं। देखो 1952 में राष्ट्रपति की बात कही गई। राष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान 1952 में है। तो जैसे कि आपको विदित होगा 1952 में ही राष्ट्रपति के पहले चुनाव हुए थे, ठीक है। और 1953 में मैंने क्या बताया था, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो कार्यपालिका शक्तियां हैं अनुच्छेद 53 में हैं, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 53 में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियां हैं, ठीक है, ये कार्यपालिका शक्तियां। अब नियुक्ति विधि पे हम लोग आते हैं। नियुक्ति विधि 54 और 55 में है, ठीक है। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 को राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित अर्थात चुनाव से संबंधित जो चीज़ अनुच्छेद हैं वो 54 और 55 है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, 1954 और 1955 में राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर ऐसे मंदिरों की यात्रा की थी, क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। तो चुनाव की बात किसमें है? 54-55 में। इसी में नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी का मतभेद यहाँ से चालू हो गया कि नेहरू जी कहते थे कि राष्ट्रपति को मंदिरों की यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश का संवैधानिक प्रमुख है अनुच्छेद 52 के तहत, वो कार्यपालिकीय शक्तियों को संचालित करता है अनुच्छेद 53 के तहत, तो उसे नहीं करना चाहिए। तो संयोग से 1956 में कार्यकाल भी आ गई, तो नेहरू जी को एक टेस्टिंग करने का मौका भी मिल गया कि राजेंद्र प्रसाद जी का क्या है स्थिति। तो नेहरू जी को उनको 1956 में टेस्टिंग करने का मौका मिल गया। तो 56 में ही कार्यकाल की बात हुई है, और 56 में ही इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। तो 1957 में अर्थात अनुच्छेद 57 के लिए 1957 में इनका पुनर्नियुक्ति हुआ। किनका पुनर्नियुक्ति हुआ? राजेंद्र प्रसाद का। और एकमात्र राष्ट्रपति हैं अपने भारत के जिनका पुनर्नियुक्ति हुआ है। इसके अलावा आप कोई ऐसा राष्ट्रपति है जो दो बार चुनाव जीता हो? है कोई राष्ट्रपति? नहीं है।
एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका पुनर्नियुक्ति हुआ है। और कब हुआ? 1957 के चुनाव में। 1957 के चुनाव में नेहरू के विरोध के बावजूद राजेंद्र प्रसाद जी री इलेक्ट हुए थे, आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 57 है, ठीक है। इसका मतलब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। तो योग्यता की बात किस में है? अनुच्छेद 58 में। और योग्यता कब सिद्ध की? 1958 में। तो योग्यता की बात है ये योग्यता, ये देखिए अनुच्छेद 58 योग्यता की बात कर रहा। और इधर देखिए 1958 में इनने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। 1959 में इन पर कुछ शर्तें लगाने का प्रयास किया गया, अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया 1959 में इनके दूसरे कार्यकाल में। पर इन पर कंट्रोल लगाने का प्रयास किया गया। तो फिर 1960 में क्या हुआ? 1960 में जो ये सुप्रीम कोर्ट को एक मामला भेजे बेरूबारी वाद से संबंधित, कि बेरूबारी जो हमारा भारत का क्षेत्र है वो हम पाकिस्तान को देना चाहते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त की, जो मैंने आपको बताया। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो और एक इसको 1960 में क्या भेजे थे? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 60 याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 60 के तहत दिलाता है। और 1960 में ही भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बेरूबारी वाद का मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा, अनुच्छेद 143 के तहत उससे सलाह मांगी। आज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 143 के तहत कुछ महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राष्ट्रपति पे सुप्रीम कोर्ट राय व्यक्त कर सकता है कि नहीं, ये सब पूछा है। तो ये सब करंट मुद्दा है। आप अनुच्छेद 60 और बेरूबारी वाद वाला जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भेजा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम सब कुछ रटते चलें। सब कुछ हमें रटना है अपने स्टैटिक सब्जेक्ट का। करंट अफेयर्स में हमें जो टॉपिक करंट से लिंक करते हैं वो जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, उनने कुछ सवाल पूछे तो मैं बेरूबारी वाद का मामला यहाँ बता रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1960 में बेरूबारी वाद से संबंधित इसी अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे थे। इसका मतलब नेहरू जी को लगा कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे रास्ते में हमें खुल के काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति तो क्या होता है, एक रबर स्टाम्प होता है, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, वो सेरिमोनियल होता है, मेन पावर प्रधानमंत्री में होता है। नेहरू जी का यही मानना था। तो यानी कि अगर वो नेहरू जी के ज़्यादा अपोजिट में जाते राजेंद्र प्रसाद जी, तो हटाने की प्रक्रिया ये देखिए 1961 में अनुच्छेद 61 हटाने की प्रक्रिया, इनके हटाने की प्रक्रिया भी चालू हो सकती थी। लेकिन 1962 में ये बीमार हो गए। 1962 में क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद जी बीमार हो गए तो रिक्ति की बात हो गई। रिक्ति की बात होने लगी और नए चुनावों की बात होने लगी। तो रिक्ति और चुनाव की बात किसमें? 62 में हो रही। रिक्ति के बाद चुनाव की बात हो रही है, अर्थात पद पर रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाए, रिक्ति हो जाए कोई राष्ट्रपति को, उसकी बात 62 में है। और पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु की संभावना थी? दूसरे कार्यकाल में हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे, इनकी पद पर रहते हुए बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो इनका जो काम कर रहे थे, इनका काम उपराष्ट्रपति जो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी बहुत बीमार थे। तो रिक्ति और चुनाव की बात अनुच्छेद 62 में ही लिखी है संयोग से, देखो। और 1963 में ये सर्वपल्लवी राधाकृष्णन की बात हो जाती है, अर्थात उपराष्ट्रपति की बात यहाँ से चालू हो जाती है। राधाकृष्णन कौन है? शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के नाम पे, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 क्या होता है? राष्ट्रपति के सहायक के रूप में कौन काम कर रहा था? राष्ट्रपति के सहायक। सहायक शब्द आप ध्यान रखना, ये संवैधानिक स्थानापन्न है। राष्ट्रपति के सहायक के रूप में, ये देखिए ये सहायक लिखा है, राष्ट्रपति का सहायक। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक होता है। और संयोग से उसके रूप में कौन काम कर रहा था? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। तो इनकी बात अनुच्छेद 63 में लिखी हुई है। तो उम्मीद है आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद याद हो गए होंगे। मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1953 में कार्य किया राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के रूप में, अर्थात कार्यपालिका शक्तियाँ। 54 और 55 में मंदिर की यात्रा की, चुनाव के लिए धन्यवाद दिया। तो चुनाव संबंधित या निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया 54 और 55 में है। 1956 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो 1957 में उन्होंने नेहरू के मतभेद के बावजूद उन्हें
पुनर्नियुक्ति उनकी हुई 1957 में, इसलिए 1958 में उनने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। 1959 में उन पर कुछ शर्तें लादने का प्रयास किया गया, परंतु 1960 में उनने सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगारी वाद मामला भेजा, जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट में भेजा वो अनुच्छेद 143 से भेजा। और अनुच्छेद 60 में जो शपथ की बात कही गई है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ही चीफ जस्टिस दिलाता है। अनुच्छेद 61 में हटाने की प्रक्रिया है, किसकी? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। मतलब नेहरू जी से ज़्यादा मतभेद हो जाता तो उनका हटाया जा सकता था, पर 1962 में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इसलिए उन रिक्ति और चुनाव संबंधित बात हो गई। और जब वो बीमार थे, उनका राष्ट्रपति के रूप में उस समय कौन कार्य कर रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में काम करते थे। वो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और 63 को हमने कैसे बताया था आपको? कैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन जी कर रहे थे, नहीं तो ये 3 है और ऊ है, उपराष्ट्रपति का ऊ और 3 लगभग एक जैसे हैं, देखिए, तो इसे आप उठा सकते हैं, ठीक है। ए बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे के अनुच्छेदों पे विचार करते हैं। तो ठीक है, अब हम चालू करते हैं, राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किसमें है? उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 है, मैंने कि जैसे कि आपको बताया है। आप 2 तरीके से याद रखते हैं, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी याद रख सकते हैं, और ये 3 जो शब्द हैं जो उपराष्ट्रपति के उप शब्द से मिल रहा है, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 63 को याद रख लिया। तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 63 में। अब आते हैं हम इनकी कार्यपालिका शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें? अनुच्छेद 53 में, क्योंकि 1953 में राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के संबंध में कार्य करना प्रारंभ किया। एक तो इस तरीके से याद रखते हैं, एक और बता देते हैं। अनुच्छेद 53 में 20 जोड़ जाएंगे तो अनुच्छेद 73 हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में जब हम 20 जोड़ जाएंगे तो अनुच्छेद 73 हो जाएगा। अनुच्छेद 73 में कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात कही गई है, जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। 73 वाला अनुच्छेद, कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात कही गई है अनुच्छेद 73 में, ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कार्य करना शुरू किया, उससे आप याद रख लेना। और 73 को तो वैसे भी आपको याद रखना है, तो मैं यहीं आपको 73 याद करा देता हूँ, फिर आगे आपको 73 नहीं मिलेगा देखने को। कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात 73 में कही गई, अनुच्छेद 73 में, ठीक है। एक अब आते हैं उपराष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है। तो उपराष्ट्रपति की कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं। इसमें देखना आप, ये 65, 70, 71 लिखा है, इसका मतलब ये संवैधानिक स्थानापन्न होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? संवैधानिक स्थानापन्न। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो 65, 70, 71 है, इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 65 को तो खैर आप जान रहे होंगे कि ये जो कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में काम करना चालू कर देते हैं। तो कौन से अनुच्छेद से करते हैं? अनुच्छेद 65 से। तो ये आपको थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ हल्का सा। 65 और 70, 71 को आपको याद रखना है, और आज आपको याद हो जाएंगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। 65 में क्या है? 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति का पद त्याग या अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखो, जब राजेंद्र प्रसाद जी बीमार थे 1962 में, तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। एक tariके से वो इसी अनुच्छेद के तहत कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो 65 में किसकी बात कही गई है? अनुच्छेद 65 कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कैसे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो ये कौन कह रहा है? कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? ये कह रहा है 65। तो अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये तो इसमें तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात होगी, कार्यवाहक की बात हो जाएगी। तो 70 क्या कह रहा है? देखो, अनुच्छेद 70 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए कानून बना सकती है। लेकिन कब बना सकती है? जब कोई आकस्मिकता आ जाए, जब कोई इमरजेंसी हो, तो संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए संसद नियम बना सकती है। राष्ट्रपति के लिए नियम कौन बना सकती है? संसद। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 70 से। आप मुझे बताइए, एक बार क्या हुआ था, जब राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद में उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, जाकर हुसैन के पास, शायद ऐसा कुछ बात है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जब वो बने थे, चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस होने के बाद, अर्थात मुख्य न्यायाधीश होने के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। आपको पता है नहीं ये बात?
हिदायतुल्लाह ही थे ना वो। क्या हुआ था, ये अनुच्छेद 70 जैसे रखना कि जब कोई ऐसी आकस्मिकता हो जाए तो संसद कुछ नियम बना सकती है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको 70 के साथ 1969 की वो घटना भी पता होनी चाहिए। वो घटना क्या थी, 1969 की घटना क्या थी? 1969 की घटना ये थी कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन साहब, इनका निधन हो गया। जब इनका जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया तो जो बीबी गिरी जो थे वो उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो बीबी गिरी ने अनुच्छेद 65 के तहत, इसी अनुच्छेद 65 के तहत जाकिर हुसैन की मृत्यु पर बीबी गिरी ने इनकी मृत्यु के बाद अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, इनका पद संभाल लिया अनुच्छेद 65 के तहत। लेकिन फिर पता क्या हुआ, बीबी गिरी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते थे तो उनने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया उनने। अब वो उपराष्ट्रपति के पद से जब इस्तीफे दे दिए तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े, तो उस समय के लिए राष्ट्रपति कौन रहेगा? क्योंकि ये एक ऐसा सेरेमोनियल पद है, ऐसा संवैधानिक पद है जो खाली नहीं रखा जा सकता। तो हम लोगों ने उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उस समय, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अनुच्छेद 71 क्या कह रहा है? इसका तो संसद नियम बना सकती है राष्ट्रपति के संबंध में इमरजेंसी में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 71 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 71 कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? चुनावों से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करेगा? निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट, एससी करेगा, एससी। तो राष्ट्रपति का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत नज़दीकी का संबंध है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होगा तो अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा उसका, और कोई नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 तक है। और एक किस भाग में दिया गया है निर्वाचन आयोग, बताइए, भाग नंबर बताइए। अनुच्छेद, ये भाग 15 है। क्योंकि जब मैंने आपको संविधान के भाग याद कराए थे तो मैंने बताया था कि निर्वाचन 15 में होता है। कोई 14 में चौधरी जी को बताया था। चौधरी जी गांव में अपनी चौधरीपना कायम रखने के लिए चुनाव जीतते हैं, और चुनाव 15 में थे। और भाग 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध की बात कही गई थी भाग 16 में। जैसे मुझे याद है वैसे आप भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 क्या कर रहा है? निर्णय कर रहा है। अनुच्छेद 71 में कौन निर्णय करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। किसका निर्णय करेगा? चुनावों में जो विवाद होगा तो उसका निर्णय करेगा। तो 65, 70, 71 आपको याद हो चुके हैं। 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात की जा रही है, और बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। फिर जब बीबी गिरी भी राष्ट्रपति बनना चाहते थे तो उनने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब पद से इस्तीफा दे दिया तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए राष्ट्रपति के संबंधित कुछ आकस्मिक नियम होते हैं, वो संसद बनाती है अनुच्छेद 70 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति के चुनावों के विवाद के संबंधित जो निर्णय होता है वो संसद नहीं करती, वो चुनाव आयोग भी नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति की बात यहाँ उपराष्ट्रपति में नहीं है, ये संवैधानिक स्थापनापन है। अनुच्छेद 65 से, अनुच्छेद 70 से, अनुच्छेद 71 के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए संवैधानिक स्थानापन्न की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नियुक्ति की विधि मैंने आपको बताया था। चुनाव और चुनाव की जो विधि है, चुनाव 54 में है, चुनाव की विधि 55 में है। तो 54 और 55 में हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे? अपने चुनाव जीतने के लिए सोमनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का धन्यवाद कर रहे थे। ठीक है, लेकिन और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की विधि कैसे होगी? ये अनुच्छेद 66 में है। ये किसमें है? ये अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 66 में है। ये देखिए अनुच्छेद 66। ठीक है, 66। और इसमें क्या है? इसमें 66 में क्या कह रहे हैं कि दोनों सदनों से चुनाव होगा। तो मैंने आपको 6 से याद कराया कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो जितना भी 6 से संबंधित अनुच्छेद है वो आप राज्यसभा से लिंक कीजिए, तो 2 बार 6 आ रहा है। मतलब राज्यसभा का सभापति जो होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसका चुनाव दोनों सदनों से होगा, केवल राज्यसभा से नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल राज्यसभा से चुनाव होगा, नहीं भाई,
दोनों सदनों से चुनाव होगा और इस चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसका कारण राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते? तो 6 में 6 जोड़ दो तो 12 हो गए। ये 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 80 के तहत करता है। अनुच्छेद 80 के तहत मनोनयन करता है। ठीक है, अब 80 का शायद 3 है, 80 के 3 के तहत मनोनयन कर रहा है, 3 या 4 में आप देख लेना। ठीक है, तो राष्ट्रपति खुद मनोनयन कर रहा। मान लो अगर मैं राष्ट्रपति हूँ और मैं अपने भाई बंधु 12 लोगों को मनोनयन कर देता हूँ तो 12 वो मुझे ही वोट देंगे जब मेरा चुनाव होगा, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए संविधान ने उन्हें रोक लगाया है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये अनुच्छेद 66 में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 66 का 1 में समानुपातिक विधि की कही गई है। इस समानुपातिक विधि से अर्थात एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली से होता है किसका? उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब आप पूछेंगे साहब क्या राज्यसभा सदस्य, आप कहोगे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा सदस्य का सब में एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय विधि है गुप्त मतदान। देखिए भाई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान है, लेकिन राज्यसभा सदस्य में गुप्त मतदान प्रणाली नहीं है, ये खुला मतदान होता है राज्यसभा में। उसका कारण है क्योंकि राज्यसभा सदस्य क्या होते हैं, जो दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची है ना, उसका उल्लंघन हो जाता है। मान लो मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और मुझे कांग्रेस से अच्छा खासे ऑफर मिल रहा है तो मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव में जीतने के लिए वोट दे दूंगा और किसी को थोड़ी पता चलेगा कि मैंने वोट दिया, क्योंकि गुप्त मतदान में क्या होता है, मेरे अलावा किसी को पता नहीं होगा। इसलिए राज्यसभा सदस्य में कहा कि भाई आप एकल संक्रमणीय हस्तांतरण विधि रहेगी, लेकिन मतदान खुला होगा, गुप्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे व्हिप का उल्लंघन हो रहा था, 10वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा था, वहाँ दल बदल का उल्लंघन हो रहा था। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 66 पता चल गया। अब ये कार्यकाल की बात करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी का तो कार्यकाल 1956 में पूरा हो रहा था, इसलिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? इसके कार्यकाल को आपको याद रख लेना है अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को आप याद ही रखना, अनुच्छेद 67 में है। इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, पुनर्नियुक्ति, इनकी पुनर्नियुक्ति के लिए बताया था कि 57 में पुनर्नियुक्त हुए थे। 1957 में फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत के फिर से पुनर्नियुक्त हुए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। इनकी पुनर्नियुक्ति हुई कब है? उपराष्ट्रपति महोदय की अनुच्छेद 67 में है। लेकिन क्या करें, आपको बिना ट्रिक दिए मन नहीं मानता है मेरा, तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो है ना अनुच्छेद 67, ऐसे आप ऐसे याद रख लीजिए। थोड़ा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अनुच्छेद 67 को ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। ये कार्यकाल की बात कही गई ना, तो 6 और 7 को हम लोग मानते हैं 13, और 13 को एक थोड़ा 13 मेरा वाला या अनलकी नंबर हम लोग मानते हैं। तो इसमें देखो 56 में तो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब का, लेकिन जो 67 में जो बात कही है उपराष्ट्रपति का है, तो इसमें आप ये समझ लीजिए इनका जो कार्यकाल है भले ही 5 साल का है, लेकिन ये रेजिग्नेशन से, इम्पीचमेंट से पहले भी हटाए जा सकते हैं, 5 साल से पहले भी। तो आप इस तरीके से आप याद रख लीजिए। ठीक है, और अभी हमारे उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति थे, वो इस्तीफा दे दिए हैं, वो अपना इस्तीफा दे के हटे हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है? इसी अनुच्छेद 67 के तहत इस्तीफा दिया, इसी अनुच्छेद 67 के तहत। तो इसे आप अच्छे से याद रखिए, 67 को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनकी अनुच्छेद 57 में पुनर्नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति में कही गई, जबकि उपराष्ट्रपति में वो अनुच्छेद 67 में ही समाहित हो जाती है। योग्यता, उनने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी 1958 में, जब 57 में पुनर्नियुक्त हो चुके थे बिना नेहरू के साथ के। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने तो 58 में अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। अब ये जो है अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये समझ लीजिए, ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, तभी उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? जब आप राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखोगे तभी आप उपराष्ट्रपति बनोगे। ठीक है, तो ये किसमें? 68 के 3 में है, आपको याद रखना है, 68 का 3। और 68 में एक प्रावधान और है कि अगर पद खाली हो जाता है उपराष्ट्रपति का तो 6 महीने के भीतर भरना होगा। मैं इसे भी एक ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। इनके पद शर्तों की बात की गई तो मैंने कहा था ना, राजेंद्र प्रसाद जी पर शर्तें लादने की कोशिश हुई 1959 में, और इनका उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका जो सिद्धांत है शर्तों का, वो सिद्धांत समान है, राष्ट्रपति के समान ही सिद्धांत है।
पर ऐसा संविधान में हूबहू उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, एक आप याद रखिए। शपथ की बात अनुच्छेद 60 में कही गई थी, मैंने शपथ की बात बताई थी। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, अर्थात या फिर उसके द्वारा कोई न्यायाधीश नियुक्त किया गया न्यायाधीश, ऐसे ही तो होता है। तो उसे मैंने अनुच्छेद 143 से लिंक किया था, 1960 में बेरूबाड़ीवाद का मामला बताया था आपको। इसका शपथ कैसे याद रखेंगे? इसका शपथ ऐसे रखेंगे, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने अनुच्छेद 99 में एक बात बताई थी, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ की बात मैंने यहाँ पे बताई थी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ की बात यहाँ पे बताई थी मैंने। इनके सदस्यों की नहीं, इनके जो अधिकारी होते हैं उनके शपथ की बात मैंने यहाँ पे आपको 99 में बताई थी। और क्या बात बताई थी? मैंने बताया था कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के शपथ ली थी। ठीक है, तो उसे मैंने इसे अशोक से याद कराया था 99। ठीक है, और शपथ की बात भी यहाँ याद कराई थी। तो ये भी 69 है। और ये राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की शपथ है तो 6 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और शपथ की बात किस में की गई थी? 9 में की गई थी, 99 में। तो 6 से 69 को आप याद रखिएगा, इनकी शपथ 69 में होती है। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आप भी याद रख सकते हैं, उतना कोई बड़ी बात नहीं। हटाने की प्रक्रिया तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात है। ठीक है, लेकिन इन पे महाभियोग नहीं लगता है। किस पे नहीं लगता है? उपराष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगता है। यदि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा नहीं देते तो उनके ऊपर क्या उन्हें 67 के बी के तहत हटाया भी जा सकता था। लेकिन इन्हें कैसे हटाते हैं उपराष्ट्रपति को? आपको पता है, मैंने क्या बताया है? इन्हें संसद के दोनों सदनों से चुना जाता है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य चुनते हैं अनुच्छेद 66 के तहत। तो अनुच्छेद 67 के बी के तहत इन्हें हटाया जाता है। और हटाने का क्या है? हटाने का जो इनिशिएटिव है कौन करता है? राज्यसभा के लोकसभा, या फिर जो मर्जी, लोकसभा चाहे तो लोकसभा, राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा। नहीं भाई, राष्ट्रपति में तो राज्यसभा भी कर सकता है इनिशिएटिव, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हटाना हो तो राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का पहला प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा ही आएगा और राज्यसभा कुछ नहीं करेगा, अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा कि हम हटाएंगे, और लोकसभा को उस पर मात्र सहमति देना है। लोकसभा की बस सहमति मिल जाएगी, राज्यसभा पहले प्रस्ताव पारित कर देगा, लोकसभा उस पर यदि सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हटे माने जाएंगे अनुच्छेद 67 के बी के तहत। ठीक है, और लोकसभा सहमति कैसे देगी? मतलब उसके जितने भी सदस्य हैं उनके आधे सदस्य और एक सदस्य। मान लो हमारे लोकसभा में 100 सदस्य हैं, कितना सदस्य है आज? कितना है? 545 है ना, 543 सदस्य। 543 है तो 272 सदस्य। यदि ये सहमति दे दें कि हाँ उपराष्ट्रपति को हटाए जाएंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन पहला इनिशिएट राज्यसभा को ही करना होगा। ठीक है, राज्यसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, लेकिन दो तिहाई बहुमत से नहीं, केवल बहुमत से, साधारण बहुमत से राज्यसभा कह देगी कि हम उपराष्ट्रपति को हटाना है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा उस पर बस सहमति दे देगी तो वो हट जाएंगे। अब लोकसभा का सहमति क्यों जरूरी है आप मुझे बताइए। मान लीजिए उपराष्ट्रपति बीजेपी से हैं, बीजेपी जैसे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं अभी? कितनी सीटें भर पा रही हैं अभी? अच्छा, हम लोग ऐसे करके चलते हैं। देखिए राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 250 सीटें हो सकती हैं, अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल कितनी हैं? 245 हैं, जिसमें 233 तो निर्वाचित सदस्य हैं और 12 सदस्य हैं मनोनीत। तो हो गया 245। 245 का आधा कितना होता है? 245 का आधा कितना होगा? तो 120, 123। यदि 123 सदस्य राज्यसभा, मतलब आपका 123 डबल होता है 246, लेकिन 245 का कोई आधा नहीं होता, 122 होगा। कोई सदस्य आधा तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कोई बौना सदस्य होगा, छोटा सदस्य होगा। कितनी सीटें होती हैं? 250 सीटें होती हैं राज्यसभा में, जिसमें 245 अभी वर्तमान में हैं, 233 निर्वाचित हैं, 12 मनोनीत हैं, तो टोटल होगा 245। 245 का आधा होता है 123। आप कहेंगे नहीं 122 होता है, तो कोई बौना सदस्य को आप आधा नहीं मानिए, पूरा सदस्य ही माना जाता है। ठीक है, तो 123 जो सदस्य हैं, यदि वो कह देंगे कि भाई हम उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, वो अपने साधारण बहुमत से 123 सदस्य यदि प्रस्ताव पारित कर दें, उस पर राइट का टिक कर देते हैं। किसका टिक? राइट का। देखो हम कर देते हैं राइट का टिक। अब इसमें लोकसभा की सहमति की जरूरत होगी। लोकसभा अपने
543 सदस्य हैं, उसमें से 272 सदस्य ये कह देंगे, 272 सदस्य कह देंगे कि हाँ भाई ओके, तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे अनुच्छेद 67 के बी के तहत। लेकिन इसमें लोकसभा की सहमति की जरूरत क्यों पड़ती है, जबकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है अनुच्छेद 64 के तहत। 6 से तो राज्यसभा हो गए, 4 पे होता है चेयर, तो जो राज्यसभा की चेयर पे बैठा होगा वो कौन होगा, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अनुच्छेद 64 के तहत। तो लोकसभा की सहमति की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में कौन सी पार्टी की सरकार होगी ये कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा में किसका बहुमत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप देखना राज्यसभा में उस पार्टी का बहुमत हमेशा ज़्यादा नहीं रहता है जो पार्टी लोकसभा में बहुमत होती, क्योंकि राज्यसभा में जो चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में लोकसभा की में 29 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट बीजेपी लोकसभा में जीत जाती। उसके बाद भी चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बन गई। इसका मतलब क्या होगा, पहले मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वोट दिया था, 29 सीटें जिता दी, लेकिन बाद में फिर उसी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था, कमलनाथ की सरकार बनाई थी। तो अब क्या हो गया, मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं किसमें, मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं राज्यसभा में, उसमें 11 में से क्या होता है, कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा जाएंगे और बीजेपी के सदस्य कम हो जाएंगे, ऐसे होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, हर 2 वर्ष पे उसके सदस्य बदलते रहते हैं, 33% सदस्य बदल जाते हैं, इसलिए हमेशा सत्ताधारी दल का राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है। लेकिन फिर तो राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो बीजेपी का कोई उपराष्ट्रपति, उसे ये सब लोग विपक्षी पार्टी जो इंडी गठबंधन जो इंडी गठबंधन बन रहा है, जिसमें आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बन के जो इंडी गठबंधन चल रहा है, वो कहेगा भाई हम इन्हें हटा देते हैं उपराष्ट्रपति को, बीजेपी के बनाए हुए उपराष्ट्रपति को वो हटा सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता क्योंकि लोकसभा की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी, और लोकसभा की सहमति वही पार्टी दे पाएगी जिसकी सरकार है, जिसके पास 272 सदस्य होंगे, ठीक है। इसलिए अनुच्छेद 67 भी को आप अच्छे से याद रखना, इसमें हटाने की प्रक्रिया है। तो 67 को तो आपने याद करा दिया मैंने, कितने अनुच्छेद हैं 67 से संबंधित, देखो एक तो 67 भी ये हो गया, एक 67 में पुनर्नियुक्ति की बात कही गई है, और एक 67 में क्या कही गई, इनके कार्यकाल की बात कही गई है। तो मैंने हटाना, पुनर्नियुक्ति, कार्यकाल, मतलब ये 6, 7, 13 अनलकी नंबर है उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। और अनुच्छेद 67 के ही तहत वो अपना इस्तीफा देते हैं, कौन, जो अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया वो 67 के तहत ही दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। 69 में शपथ की बात की गई, वो मैंने अशोक से याद कराया था। अच्छा, अब चलते हैं आगे। आप देखते हैं उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक होता है, वो अनुच्छेद 63 में है। राज्यपाल का कोई सहायक नहीं होता, उपराज्यपाल नहीं होता, ऐसा कोई प्रावधान राज्यपाल के लिए नहीं है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह की बात करो तो राष्ट्रपति महोदय, हम यहाँ राष्ट्रपति की बात करने लगे हैं, राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह दी जाती है, और राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत किसकी मंत्रिपरिषद की सलाह दी जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति को कोई मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं देती। यहाँ मैंने 65, 70, 71 इसलिए लिखा है, जब वही उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मिलेगी। जब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जब उसका निर्णय ले रहा होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होगा, तब उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मिलेगी। तो 65, 70, 71 की बात, या फिर ऐसा कोई प्रावधान संसद कर दे तो उसे मिल सकता है, संसद ऐसा कोई प्रावधान कर दे भविष्य में, तो 65, 70, 71 को आप याद रखना, ठीक है। 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात की गई, 70 में संसद की बात की गई, 71 में उसके चुनावों के विवाद की बात कही गई, जो सुप्रीम कोर्ट विवाद का सुझाव मतलब विवाद को सुलझाएगा, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 75 में कही गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत ही राष्ट्रपति करता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी नियुक्ति इसी अनुच्छेद के तहत हुई है, अनुच्छेद 75 पे, और इन्हीं के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों, अब जैसे ये है, इन्हीं की सलाह पे प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत ही राष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे कोई अनुच्छेद नहीं है। जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 104, राज्यपाल को अभी मैं बाद में याद करा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। यहाँ आप बस राज्यपाल के अनुच्छेद पे ध्यान देना, जो अनुच्छेद 164 है बस इस पर ध्यान दो, अनुच्छेद 163 पे ध्यान दो कि मंत्रिपरिषद की सलाह, जब राज्य का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वहाँ अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत ही कौन करेगा, राज्यपाल करेगा।
फिर मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगा, अनुच्छेद 164 के तहत ही करेगा। ठीक है। महाधिवक्ता, ये 76 में बात कर रहा है महाधिवक्ता की, और राज्य के महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में कही गई है। ठीक है। और इनमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन परंतु 65, 70, 71 का प्रावधान हम लोग यहाँ लिख रहे हैं आपको याद कराने के लिए। हमारी मंशा है आपको याद कराना ज़्यादा है। ठीक है। अब कार्य संचालन की बात कही गई, तो कार्य संचालन की बात किस में कही गई? 77 में कही गई। 76 में महाधिवक्ता की बात कही गई है, क्योंकि 77 में किसकी बात करेंगे? कार्य संचालन की। और कार्य संचालन किसके नाम से होगा? कोई भी विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति का साइन होगा, राष्ट्रपति के साइन से ही काम होता है। भले ही हमारे यहाँ हेड प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सेरेमोनियल हेड, संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो मैंने आपको बताया था 55, 66, 77, 88, ये अनुच्छेद आपको याद करके रखना है। 99, देखिए 55 में चुनाव की विधि की बात कही गई है। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन से होगा, ये बात कही गई है। 77 में ये बात कही गई है कि जो हमारे राष्ट्र का जो भी कार्य संचालन होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा, अनुच्छेद 77 में कही गई है। अनुच्छेद 88 में कही गई है मंत्रियों और महान्यायवादी के कर्तव्यों की बात कही गई है अनुच्छेद 88 में। और अनुच्छेद 99 में शपथ की बात कही गई, और जिसे मैंने अशोक की शपथ के माध्यम से याद दिलाया था आपको। और जो अनुच्छेद 99 की जो शपथ है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 99 में किसकी बात हो रही है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ की बात यहाँ पे हो रही है। तो एक बार फिर बता दूँ, 55 में क्या है? चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि संबंधित प्रावधान है। 66 में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हैं, दोनों सदनों से होगा। 77 में ये बात है भारत का कोई भी कार्य संचालन होगा वो उपराष्ट्रपति के नाम से होगा। 88 में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के कर्तव्य की बात कही गई। महान्यायवादी संसद में बैठेगा तो, लोकसभा में बैठेगा तो, पर वहाँ वोट नहीं करेगा, ये 88 में ही प्रावधान है। और 99 में क्या प्रावधान है? 99 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ की बात कही है। जैसे मैंने बताया था कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के शपथ ली थी अपने राज्य की, तो उससे आप याद रखना। ठीक है। और 69 में जो शपथ की बात कही गई है वो उपराष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई, क्योंकि ये 9 तो 99 वाला 9 है, जबकि ये जो 6 है वो राज्यसभा के कार्यकाल का 6 है, आपको याद रखना है 69 में। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति है, और अनुच्छेद 167 में क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसके प्रति है? राज्यपाल के प्रति है। तो आपको इसमें याद रखना कि वो मतलब उन्हें सूचना देंगे, ऐसा है जो वो 78 में ये बात कही गई है। ठीक है। राष्ट्रपति को कौन सूचना देता है? प्रधानमंत्री सूचना देगा कि नहीं देगा? 78 के तहत देगा। राज्यपाल को कौन सूचना देगा? प्रधानमंत्री। राज्यपाल को सूचना देगा मुख्यमंत्री। ठीक है। 78 में उनका प्रावधान है, लेकिन उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हो गए होना था हो गए। ठीक है। विधानसभा की बात करेंगे, अनुच्छेद 85 में बात करेंगे। इनके कार्यकाल की बात जो हम इसमें इनके सत्र को बुलाना, अवसान, विघटन की बात कही गई, ये 85 में कही गई। सत्र की बात कर रहे थे, वो यहाँ लिखा नहीं, हमें पता है। इनकी 174 में कहेंगे। तो अनुच्छेद 78 के बाद, अनुच्छेद 78 से आप 89 जोड़िए, 89 सब में जोड़िए, तो आपको राज्य के अनुच्छेद निकल के आ जाएंगे। 78 में 89 जोड़ेंगे तो 167 होगा, 85 में 89 जोड़ेंगे तो 174 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 2 अनुच्छेदों पर आपको ध्यान रखना है। जो राज्यसभा की संरचना वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना वाला है, उस पर आप ध्यान रखना। उसमें अनुच्छेद 169 में सीधा ये नहीं कहा गया कि विधान परिषद की संरचना क्या होगी। उसमें कहा गया है कि संसद चाहे तो विधानसभा का क्या कर सकती है? उन्मूलन भी कर सकती है, नई विधान परिषद बना भी सकती है, और विधान परिषद को हटा भी सकती है। आज भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसकी मैंने ट्रिक दी थी। आधा तेल यूपी में बिक गया। यूपी इतना बड़ा स्टेट है कि आधा तेल जो है यूपी में ही बिक गया। तो आधा से आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, में से महाराष्ट्र, बी से बिहार, बी से बिहार, और का से कर्नाटक। ठीक है। इन 6 राज्यों में आज भी विधान परिषद है। अनुच्छेद 86 में कही गई अधिवेशन या संदेश की बात कही गई, तो मैंने बताया था ये 6 से ये बात फिक्स है, ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें 89 जोड़ दोगे तो राज्यपाल से संबंधित हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की जो बात कही गई वो 87 में साल का अभिभाषण, 87 में 7 से साल का संदेश, सात को कैसे लिखोगे? साल का संदेश, अर्थात नई साल में जो संदेश देते हैं ना राष्ट्रपति,
वो अनुच्छेद 87 के तहत ही देते हैं। और 87 में 89 जोड़ दो तो अनुच्छेद 176, इसमें राज्यपाल आपको बिहार के राज्यपाल संदेश देंगे। अनुच्छेद 176 में जब न्यू ईयर आएगी तो, या फिर नई विधानसभा का गठन होगा तो इसी 176 के तहत उनका अभिभाषण होगा। ठीक है, वो विशेष की बात करी गई है। 87 में क्या है, विशेष अधिवेशन की बात की गई है। ठीक है, किसके विशेष अधिवेशन? और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, मतलब साथ में सब लोग बैठते हैं, तब राष्ट्रपति का अभिभाषण चलता है संयुक्त अधिवेशन के टाइम पे। कुछ विशेष बात यहाँ पे है 87 में। ठीक है, 85 में कहा गया है विधानसभा भंग की बात कही गई है, तो ठीक है। 85 में सत्र बुलाना, सत्र का अवसान और सत्र का विघटन की बात किस में कही गई? 85 में। मैंने कैसे याद कराया था, गांव की पंचायत को बुलाते हैं, कोई बात नहीं बनती है तो गांव की पंचायत को हम विघटित कर देते हैं, इसी में 89 जोड़ दोगे तो राज्य की विधानसभा हो जाएगी। 85 में है संसद से संबंधित, और विधानसभा भंग कैसे होती है? 174 के तहत। और सबसे ज़्यादा 85 का यूज ज़्यादा हुआ है कि 174 का यूज ज़्यादा हुआ, आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने जब पहले आम चुनाव की बात की थी तो उस समय संसद का चुनाव अर्थात लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ थे। आज हमारे देश में क्या चल रही है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, एक देश एक चुनाव की बात चल रही है ना। तो ये अनुच्छेद 174 को आप याद रखिए। क्या होता था, जब तक नेहरू जी का समय था तब तक सभी जगह कांग्रेस की सरकारें बन रही थी, लेकिन नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हार गई, बड़े पैमाने पर चुनाव हार गई थी। उसमें इंदिरा गांधी जी को कमजोर पीएम माना जा रहा था। कैसा पीएम? कमजोर पीएम। हालांकि वो कमजोर नहीं थी, वो गलत अवधारणा थी। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी जब चुनाव हार गई कई राज्यों में, तो उनने जो गैर कांग्रेसी राज्य थे उनको अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। इसका प्रयोग करके कई देशों में कई राज्यों में क्या लगा दिया था? राष्ट्रपति शासन लगाया। और कई राज्यों की फिर क्या हुआ, विधानसभा को भंग कर दिया। तो विधानसभा भंग इसी 174 से होती है। तो लोकसभा भंग ज़्यादा हुआ है कि विधानसभा भंग हुआ है, ये मुझे बताइए आप लोग। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, अब तक कितनी बार लोकसभा भंग हुआ है? अब तक हमारे यहाँ 8 बार लोकसभा भंग हो चुका है। और पहली बार लोकसभा भंग कब हुआ था? जब इंदिरा गांधी जी को जो कमजोर पीएम माना जा रहा था, जो अनुच्छेद 85 के तहत उनने लोकसभा भंग किया था। 85 में 2 गुणा करो 170 होगा था 1970 में। 1970 में क्या हुआ था हमारे यहाँ? 1970 में पहली बार लोकसभा भंग हुआ। मैं सबका लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा कष्ट करना है, चीज़ें ऐसे मिल रही तो कष्ट तो थोड़ा करना पड़ेगा। 1970 में भंग हुआ लोकसभा, फिर 77 में भंग हुआ जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दिया था। उसके बाद में इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी जी ने 77 में लोकसभा भंग हो गया। ठीक है, फिर चुनाव हुए, इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गई, जबकि इस चुनाव में जीत गई थी, यहाँ हार गई थी इंदिरा जी। ठीक है, फिर 79 में लोकसभा भंग हुआ, मोरारजी देसाई के टाइम पे जनता पार्टी की सरकार थी, लोकसभा भंग हो गया। फिर 1984 में, यहाँ 4 कर देता हूँ, 84 में लोकसभा भंग हुआ जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, लोकसभा भंग हुआ। फिर 89 में लोकसभा भंग हुआ, ये शायद राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ था, 89 में जो लोकसभा भंग हुआ था। ठीक है, और इसका क्या मैटर था 89 में लोकसभा भंग करने का, इसका बताएंगे, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फिर 91 में लोकसभा भंग हुआ, 91 में। ठीक है, और फिर 99 में लोकसभा भंग हुआ। तो कितना बार हो गया? 3 3 6 7, एक बार कब हुआ लोकसभा भंग? देखिए क्या है, मैं अभी इसे हटा देता हूँ, फिर इसे क्लियर थोड़ा करता हूँ। 6 और 8 का क्या कन्फ्यूजन है आपको, इसे हटा देता हूँ। चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पढ़ने का मतलब है सिलेक्शन तभी होगा जब आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। जब चीज़ों को समझेंगे नहीं तो सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं है। ठीक है, तो समझना ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो अटल प्रधानमंत्री जो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी को तो आप जान ही रहे होंगे। उन्हीं के कार्यकाल में 2 बार जो लोकसभा भंग हुआ, उससे कोई लोग 1 बार काउंट करता है, कोई 2 बार काउंट कर लेता है। इसलिए लोकसभा भंग 6 कुछ लोग 6 बार मानते हैं, कुछ लोग 8 बार मानते हैं। ठीक है, वैसे 8 बार हुआ है, इसे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए,
और कौन से आर्टिकल के तहत लोकसभा भंग होता है? तो 85 के 2 के बी के तहत होता है। 85 के 2 के बी के तहत होता है। देखिए, पहले हम स्टार्टिंग से बताते हैं कब कब लोकसभा भंग होता है। अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो मैंने इसे कैसे याद कराया था? 8 में से 3 घटाइए तो 5 आ जाएगा। 5 वर्ष होता है 83 के तहत। लेकिन 85 के 2 के बी के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उसे भंग कर सकते हैं। और भारत में ऐसा 6 से 8 बार के बीच में हुआ है। तो मैं आपको एक एक सीक्वेंस से आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहली बार देखते हैं, पहली बार कब हुआ। पहली बार लोकसभा भंग हुआ 1970 में। तो 1970 में बात हुई, ठीक है। 1970 में कब हुआ? जब इंदिरा गांधी पीएम बनी और उनका कांग्रेस के ही अन्य सदस्यों से टकराव होना चालू कर दिया। कांग्रेस के अन्य सदस्य कौन थे? मोरारजी देसाई वगैरह। उनसे टकराव चालू हुआ तो लोकसभा भंग हो गया। और ये लोकसभा भंग किसने किया था? ये लोकसभा भंग किया था इंदिरा गांधी के टाइम पे बीबी गिरी। कौन थे राष्ट्रपति? बीबी गिरी को याद रखना, ठीक है। दूसरी बार लोकसभा भंग हुआ कब? छठी लोकसभा थी जो ये वाली 79 में जो है, इसका थोड़ा देख लेना कितनी, बस कोई 77 में भी है। इसमें नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा को भंग किया था जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी। तो किसने किया था? नीलम संजीव रेड्डी ने। नीलम संजीव रेड्डी ने। फिर क्या हुआ? लोकसभा भंग 1991 में भी हुआ था। 91 में भी भंग हुआ था जब चंद्रशेखर की सरकार गिरी थी। इसे वेंकट रमन ने किया था। वेंकट रमन ने लोकसभा भंग किया था। फिर क्या है? ये एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की जो सरकार थी ना, ये 11वीं लोकसभा वाली, जो आई.के. गुजराल की सरकार थी, वो गिरी थी। और इसे उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण ने किया है इस लोकसभा को भंग। और ये लोकसभा कौन सी लोकसभा थी? ये 11वीं लोकसभा थी। तो मैं लोकसभा का नंबर बता दूंगा कौन कौन सी लोकसभा भंग हुई है, ठीक है। फिर क्या है? फिर जो तुम्हारी जो 12वीं लोकसभा थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जब जयललिता ने समर्थन खींच लिया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, 12वीं लोकसभा। और इसे भी राष्ट्रपति के.आर. नारायण, इनने ही भंग किया था, के.आर. नारायण ने, ठीक है। और 2004 में भी लोकसभा को समय से पहले चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे। और इसे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भंग हुआ था। ये कोई मजबूरी से नहीं, ये तो बीजेपी ने खुद से, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद से इस लोकसभा को भंग करा दिया था, जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में, ठीक है। अब आपको ये हो गया। मैं लोकसभा का नंबर याद करा देता हूँ। ये जो है ना, ये जो यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ, ये जो है 4थी लोकसभा है, 4th है। ये जो है, ये लोकसभा कौन सी थी? 6ठी लोकसभा थी, 6th थी, 6ठी लोकसभा थी। जो नीलम संजीव रेड्डी ने भंग की वो 6ठी लोकसभा थी। बीबी गिरी ने भंग की वो 4थी लोकसभा थी। और अभी जो चल रही वो 18वीं लोकसभा है। और 1991 में जो भंग हुई थी वो 9वीं लोकसभा थी। ये 9वीं है, ठीक है। 1991 वेंकट रमन ने भंग की थी। के.आर. नारायण ने जो लोकसभा भंग की थी वो कौन सी थी? वो 11वीं लोकसभा थी, 11वीं लोकसभा। फिर के.आर. नारायण ने 12वीं लोकसभा को भंग किया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो सरकार गिरा था, 12वीं लोकसभा, क्योंकि जयललिता ने उनसे समर्थन खींच लिया था। हालांकि आप यदि मेरे पिछले वीडियो देख रहे हैं तो मैंने ये वाली स्टोरी बहुत अच्छे से बताई थी कि जयललिता के पीछे ऊपर कितना करप्शन का चार्ज था, वो सब बताया था। वो टॉपिक आपको राज्यपाल से संबंधित कुछ बता रहा था, वहाँ पे बताया था, ठीक है। नहीं, दल बदल से संबंधित में ही ये बात बताई थी मैंने आपको। और ये जो 2004 में थी, ये 13वीं लोकसभा थी। 13वीं लोकसभा को भी भंग किया गया था, ठीक है। ये स्वेच्छा से बीजेपी ने करवाई थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मोटा मोटी एक अनुमान हो गया। यहाँ मैं हालांकि अनुच्छेद 85 याद करा रहा था। 85 में लोकसभा भंग होता है, तो आपको पता होना चाहिए गांव का पंचायत कैसे भंग होता है, सत्र का सत्रावसान, सत्र विघटन, और पूरे ही लोकसभा या विधानसभा को भंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग चलते हैं, हम लोग अब आते हैं यहाँ पे। विधानसभा भंग हो गई, यहाँ विधानसभा भंग हो गई, ठीक है। अब क्षमा शक्ति के बात ऊपर करते हैं। राष्ट्रपति 72 के तहत क्षमादान देता है, वही राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देता है। उपराष्ट्रपति के पास क्षमादान से संबंधित कोई पावर नहीं है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
और सहायता परामर्श की बात की जाए तो इन्हें अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का सहायता मिलता है, आपको बताया ही। यहाँ 163 में राज्यों की मंत्रिपरिषद का सहायता मिलता है राज्यपाल को। ये जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, ये भी राज्य का प्रमुख होता है, जबकि ये राज्यसभा का सभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल से होता है, 64 से, अर्थात 6 से राज्यसभा और 4 से राज्यसभा की जो चेयर पे बैठता है कौन, उपराष्ट्रपति। यह एक संवैधानिक स्थानापन्न है उपराष्ट्रपति, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। राष्ट्र का प्रमुख प्रेसिडेंट, राज्य का प्रमुख राज्यपाल, और ये संवैधानिक स्थानापन्न होता है, ठीक है। अब थोड़ा राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों को आपको याद करा देता हूँ। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद आपको देखना है, ठीक। देखिए, राज्यपाल संवैधानिक, राष्ट्रपति संवैधानिक 52 में, इसमें 101 जोड़ दो तो 153, तो राज्यपाल का हो जाएगा। कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति की 53 में 101 से जोड़ दो तो 154। नियुक्ति की विधि 54-55 में है, जबकि लेकिन इसकी नियुक्ति विधि 154 में 101 जोड़ दो तो ये 55 में है, ठीक है। इसलिए यहाँ से ये गड़बड़ा गया, 101 का रूल यहाँ से गड़बड़ा है, 101 का रूल गड़बड़ा गया, क्योंकि इसकी नियुक्ति की विधि 2 आर्टिकल में है, इसकी एक ही आर्टिकल में 155 में, ठीक है। हालांकि इसके लास्ट में 2 आर्टिकल एक ही शब्द के हैं, 5-5 55, ठीक है, आपको याद रखना है। कार्यकाल की बात मैंने आपको कही थी, तो आपको कार्यकाल इनका 56 में, इनका 67 वाला तो आपको अच्छे से याद हो गया। कार्यकाल 6-7-13 वाला अनलकी नंबर, और ये जो 156 में कार्यकाल की बात कही गई है, ठीक है। और इनकी पुनर्नियुक्ति पर कोई सीमा नहीं है, राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति पे। इनका पुनर्नियुक्ति 57 के तहत होता है। ये जो योग्यता की बात की गई है, तो इसमें 101 जोड़ दो तो 157 हो जाएगा, नहीं 159 हो जाएगा, यहाँ 99 जुड़ेगा। तो थोड़ा आपको एक कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी है। अनुच्छेद 157 क्या है, राज्यपाल की योग्यता की बात करता है, और राष्ट्रपति की योग्यता 58 के तहत होता है। और इनकी शर्तें क्या है, अनुच्छेद 59 के तहत है, इनकी शर्तें अनुच्छेद 158 के तहत हैं। राष्ट्रपति की जो शपथ है अनुच्छेद 60 के तहत है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ 159 के तहत, जबकि उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 के तहत है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चार्ट जो है, ये कंपैरिजन चार्ट है, ये याद रखने के लिए ही है। इनकी हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, इनके हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 156 में है। इनका रिक्ति और चुनाव अनुच्छेद 62 में होता है, इनका अनुच्छेद रिक्ति और चुनाव अनुच्छेद 160 में होता है, ठीक है। ये तो ये हो गए। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को क्या मैं आपको क्रमागत 63, 64, 65 करके याद करा देता हूँ, ठीक है, करा देता हूँ। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको क्लियरिटी देता हूँ। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 63 में, 63 में, ठीक है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति जो हैं, पहले उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, अनुच्छेद 63 में। और जबकि अनुच्छेद 62 में रिक्ति और चुनाव की बात कही गई है, ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी बीमार थे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको गौर से यहाँ रखना है कि हमारे भारत में ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। तो आपको पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति जी, हमारे जो राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये 1962 में बीमार पड़ गए थे। तो इनने क्या कर दिया था, 1962 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के 9 महीने बाद इनका मृत्यु हुआ था, यानी कि ये उस समय पद पर नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जी का मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है। एक हैं जाकिर हुसैन, कौन, जाकिर हुसैन, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था, इनकी मृत्यु के बाद कौन था, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हालांकि बाद में APJ अब्दुल कलाम भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। और इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में BB गिरी ने पद संभाला था, ठीक है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में होता है, देखिए 64 में क्या होता है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का सभापति की बात कही गई। और इसका मैंने ट्रिक बताया, 6 से राज्यसभा को याद रखो, 4 से चेयर को याद रखो, चेयर के, जो राज्यसभा की चेयर पे बैठता है वो 64 से बैठता है, ठीक है। राज्यसभा की चेयरमैन जो होता है, सभापति, ठीक है। इसी 65 में कार्यवाहक की बात कही गई है। और इसी पहले ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति हुआ है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट BB गिरी थे। कौन थे, BB गिरी। इनने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं किया था काम।
जब राजेंद्र प्रसाद जी ने इस्तीफा दे दिया तो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन ने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद चुनाव सर्वपल्लवी राधाकृष्णन ही जीते थे और वो राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है। और कौन था जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो एक उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। कौन? बीडी जत्ती। अभी मैं उपराष्ट्रपति पढ़ रहा हूँ तो यहाँ उपराष्ट्रपति लिख रहा हूँ। ठीक है। बीडी जत्ती थे। जब फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी मुस्लिम ही थे। फखरुद्दीन, क्या बात है, मुस्लिम की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1977 में। और इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था इन्हीं फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से लगाया था। और कहते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद ने जब वो आपातकाल लगा दिया तो इतने दुखी हो गए थे कि इनका हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गया था। जब 1977 में 1977 में इनकी मृत्यु हो जाता है तो बीडी जत्ती साहब जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, इन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला। तो इधर बीबी गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 66 में। ठीक है। लेकिन ऐसा 2 ही बार हुआ है। ठीक है। पहली बार किसकी मृत्यु हुई? जाकिर हुसैन की। फिर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई, दोनों मुस्लिम थे। उनके बाद बीबी गिरी आए, इनके बाद बीडी जत्ती आए। अब आते हैं अनुच्छेद 66 पे। अनुच्छेद 66 में राज्यसभा के दोनों सदनों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से जो चुनाव होता है, किसका चुनाव की बात कही गई है। चुनाव कैसे होगा? दोनों सदनों से होगा और एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान से होगा, दोनों सदन से होगा। ये अनुच्छेद 66 में है। तो आपको 66 को 6 को अच्छे से याद रखना है। केवल राज्यसभा नहीं, लोकसभा से भी चुनाव होता है और निर्वाचित के साथ मनोनीत भी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए 6 को अच्छे से याद रखो। एक 6 से निर्वाचित, एक 6 से मनोनीत, एक 6 से लोकसभा, एक 6 से राज्यसभा। ठीक है। 67 यही अनलकी नंबर है उपराष्ट्रपति के लिए। यहाँ से उपराष्ट्रपति हटाए जाते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति कैसे हटते हैं? 67 से। उपराष्ट्रपति इस्तीफा कैसे देते हैं? अनुच्छेद 67 के तहत इस्तीफा देते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति के लिए ये अनलकी नंबर है 67। ठीक है। अच्छा, जब उपराष्ट्रपति, आप जैसे मान लो यही बीबी गिरी थे। बीबी गिरी कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। और ये अब जब उनका मृत्यु हो गया, जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया, तो अब ये बन गए राष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का पद भी तो भरना है। इसके बारे में पता क्या प्रावधान किया गया? इसके बारे में अनुच्छेद 68 में प्रावधान किया गया। 68 में कि उपराष्ट्रपति का जो रिक्ति की पूर्ति है वो 6 महीने में करोगे। 6 महीने में करना है रिक्ति की पूर्ति। अगर ये बात नहीं लिखा होता तो फिर वो अनंत काल तक चलता, अनंत काल तक, अनंत। यदि आपने कभी गलत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है, तो अनंत को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये अनंत होता है। 8 को 1 0 के नीचे 2 1 0 लिख देते हैं तो ये अनंत का साइन हो जाता है। और ये बात किस में कही गई? 6 महीने में आपको पूर्ति करना है, ऐसा नहीं है अनंत काल तक कहोगे। ये तो संवैधानिक स्थानापन्न है। जिस प्रकार हर राज्य में विधान परिषद होना जरूरी नहीं है, वैसे ही उपराष्ट्रपति होना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये अनुच्छेद 68 का एक अस्तित्व है। ये अनुच्छेद नहीं होता तो भारत में कभी उपराष्ट्रपति होते, कभी नहीं होते। जैसे कि हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री कभी कभी होते हैं, कभी कभी उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अच्छा बताइए, हमारे देश में कितने लोग उप प्रधानमंत्री अर्थात 22 प्राइम मिनिस्टर अर्थात उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है? कितने लोगों ने उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया बताइए? ये अनुच्छेद 68 की वजह से हमेशा उपराष्ट्रपति रहता है। ऐसा नहीं होता कि उपराष्ट्रपति नहीं है, ये हमेशा होता है। उप प्रधानमंत्री हमेशा नहीं रहता है। ठीक है। 69 में जो शपथ की बात कही गई, तो मैंने शपथ अनुच्छेद 99 से आपको याद कराया था। अशोक का शपथ 1 6 से राज्यसभा, 1 9 से शपथ हो जाएगा। ठीक है। 69 में बात की गई है। 70 में वही, 70 को तो आप जान ही रहे, आकस्मिक स्थिति की बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित पावर्स का, इमरजेंसी पावर्स का अरेंजमेंट कर सकती है अनुच्छेद 70 के तहत। मैंने 65 70 71 को आपको अच्छे से याद कराया है। अनुच्छेद 71 कह रहा है, जो मैं 71 इधर लिख देता हूँ ऊपर में। अनुच्छेद 71 क्या कह रहा है? 71 कह रहा है विवादों का निवारण कौन करेगा? इनके चुनाव से संबंधित विवादों का निवारण निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों से संबंधित निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग या भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का अच्छा फाउंडेशन है। उम्मीद है आज के अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तो अंगूर खट्टे हैं। जिस प्रकार मुझे याद है वैसे आप भी याद रख सकते हैं। ठीक है। और आप भी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा।
यहाँ मैं इतना समय दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएं और आपको सफलता मिले और आपके माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी हो जो होना चाहिए आपके कारण। ठीक है, धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का नौकरी जरूर लगे।